नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अपन उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज अपना टॉपिक है आम की फसल। देखो साथियों, आम जितना खाने में स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, उतना ही किसी भी टेस्ट, किसी कंपटीशन एग्जाम में स्वाद होता है। क्योंकि यह ऐसा एक टॉपिक है, इनमें से हर एग्जाम में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और वो आपके एग्जाम का टेस्ट बढ़ा देता है। कब? जब आपने इसको अच्छे से अध्ययन किया हो तो आइए साथियों, आम का अपन अध्ययन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। और एक साथियों ध्यान रखें, अपना एक ऐप्स के साथ एग्रीएंस क्लासेस ऐप के अलावा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप हमसे रेगुलर जुड़े रहने के लिए, काफ़ी अच्छे वीडियोस देखने के लिए उस पर लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहो। कुछ अच्छे टॉपिक है जो हम यूट्यूब पे ऐड करते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलता रहे। और सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस करने के लिए आप हमारे एग्रीएंस क्लासेस के ऐप को ज्वाइन कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आज का अपना टॉपिक है मैंगो, MANGO, मैंगो यानी आम। आम, यह है आपका आम का एक रफली डायग्राम। ऐसा कोई जरूरी नहीं हर आम ऐसा ही दिखे। आम की हर वैरायटी को प्रैक्टिकल क्लास में जब पढ़ाते हैं तब हर वैरायटी का कलर अपने आप में एक अलग कलर होता है। तो आम का अध्ययन करते हैं। आम यानी मैंगो, किसी भी फसल को अकॉर्डिंग टू पॉइंट पढ़ते हैं तो उसका और ज़्यादा इफेक्टिव होता है अपने याद रखने में, और कोई भी क्वेश्चन अपन से मिस नहीं होता है। तो जितनी भी अपन फसलें पढ़ रहे हैं, जैसे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, टू द पॉइंट पढ़ते हैं। उससे पहले उस फसल की बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट, आम का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? मैंजीफेरा इंडिका। अब है उसका कुल। कुल मतलब उसका होता है फैमिली। तो आम का कुल कौन सा है? एनाकार्डिएसी। उत्पत्ति यानी ओरिजिन प्लेस, यानी उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ माना गया है? भारत बर्मा। कुछ बुक्स में इंडो बर्मा लिखा होता है, क्योंकि इंग्लिश में होता है इंडो बर्मा। भारत और बर्मा क्षेत्र। 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, उसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। आम में कितनी है? 40 यानी 40। परागण यानी पोलिनेशन। जैसा आप परागण का मतलब जानते हो, पुष्प के नर भाग से पराग कणों का, पोलन ग्रेन्स का, पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचना पोलिनेशन होता है। तो इसमें कौन सा होता है? पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। आम में पर परागण किससे होता है? एंटोमोफाइलस। इसका मतलब पर परागण कीटों से होता है। जब कोई पर परागण कीटों से होता है, कीट द्वारा, तो उसको एंटोमोफाइलस कहते हैं। जैसे आम का पर परागण घरेलू डोमेस्टिक फ्लाई होती है, जो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। फल का प्रकार क्या है? ड्रुप यानी ऑस्ट्रेलिया ड्रुप, इंग्लिश में ड्रुप, हिंदी में ऑस्ट्रेल। तो अपन ने ड्रुप कैसा होता है? जब अपन ने फलों के प्रकार पढ़े थे तो उसमें अपन ने पढ़ा था ड्रुप बेरी वगैरह कैसा होता है। यानी आम का फल इस टाइप का होता है, उसके अंदर स्टोन होती है, गुठली। ये इसकी बाहर जो फल बीती होती है वो इपिकार्प, ये बीच वाला भाग मीजोकार्प, यह वाला भाग एंडोकार्प। इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है। अंदर ये बीज या गुठली होती है। तो इस प्रकार का ये फल क्या होता है? ड्रुप होता है। पुष्पक्रम कौन सा है? पेनिकल। खाने योग्य भाग कौन सा है? मीजोकार्प। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब अपन ने एडिबल पार्ट्स का एक चैप्टर पढ़ा था हॉर्टिकल्चर में, तो उसमें अपन ने पढ़ा था फ्रूट्स का पार्ट कैसे होता है। जैसे कि सपोज आपका एक आम का डायग्राम देखते हैं। जैसे ये एक आम का रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसमें क्या है? ये गुठली वाला पार्ट है। फल बीती होती है, जो सबसे बाहर वाली फल बीती को बोलते हैं इपिकार्प। क्या बोलते हैं? इपिकार्प। अंदर वाली को बोलते हैं एंडोकार्प। और मध्य फल बीती जिसको बोलते हैं मीजोकार्प, मध्य वाला भाग। तो साथियों, इपिकार्प यानी आम का बाहर वाला छिलका, वो खाते हैं? नहीं खाते हैं। ये एंडोकार्प खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो आम में क्या खाते हैं? बीच वाला गुद्दा वाला भाग, जिसको क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। तो आम का पार्ट ऑफ एडिबल पार्ट्स यानी खाने योग्य भाग कौन सा है फ्रूट का? मीजोकार्प। और आम में जो पोलिनेशन होता है, पर परागण, वो किससे होता था? घरेलू मक्खी से यानी एंटोमोफाइलस। क्योंकि जब पर परागण क्रॉस पोलिनेशन किसी कीट के द्वारा होता है तो उसको एंटोमोफाइलस। कौन से कीट से ज्यादा होता है? डोमेस्टिक फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। तो साथियों, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। उसका फैमिली कुल एनाकार्डिस। उत्पत्ति इंडो बर्मा। 2n बराबर 40। पोलिनेशन कौन सा है? क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण। फल का प्रकार ड्रुप। पुष्पक्रम पेनिकल। खाने योग्य भाग ये कौन सा है?
मीजोकार्प। पोलिनेशन किसके द्वारा होता है पर परागण? घरेलू मक्खियां, डोमेस्टिक फ्लाई के द्वारा। अब है आम विश्व में अधिक कहाँ होते हैं? साथियों, भारत अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है आम उत्पादन का। विश्व में अधिक आम कहाँ होते हैं? अपने इंडिया में ही। आम का टेस्ट अपन इंडिया वाले ही लेते हैं। आम का है विश्व में अधिक कितने? 45.54%। लेकिन भारत में कहाँ अधिक होते हैं? भारत में आम का मजा लेते हैं उत्तर प्रदेश वाले लोग, यूपी वाले भैया आम ज़्यादा खाते हैं। भारत में आम अधिक कहाँ होते हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में आम उत्पादन का कौन सा क्षेत्र है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। हालांकि साथियों उत्पादन के डाटा हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए आपको करंट डाटा हमेशा अवेलेबल करवाए जाएंगे। आम की उत्पादकता, उत्पादन अलग बात है, उत्पादकता है ना, प्रति हेक्टर प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रति हेक्टर औसत उत्पादन, उसको बोलते हैं उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी क्या है? उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रति हेक्टर उत्पादन। और वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वेनेजुएला का प्रसिद्ध है। अधिकतम आम की उत्पादकता कहाँ की प्रसिद्ध है? वेनेजुएला की प्रसिद्ध है। अब है कार्बोहाइड्रेट। आम में ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट कलेक्शन किया हुआ है अपने यहाँ। कार्बोहाइड्रेट, आम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? आम में कार्बोहाइड्रेट होता है 11.8%, 11.8% कार्बोहाइड्रेट होता है। आम को फलों का राजा बोलते हैं, यानी किंग ऑफ फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फ्रूट्स। तो किंग ऑफ फ्रूट्स किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं। आम राष्ट्रीय फल है, यानी नेशनल फ्रूट का दर्जा किस फल को दिया गया है? आम को। आम को बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, बाथरूम फल। अब आप कहोगे बाथरूम फ्रूट कैसे बोलते हैं? क्योंकि आम को खाने के बाद आपको हाथ धोने के लिए बाथरूम जाना ही पड़ता है। जैसे आप बेर खाया तो कोई जरूरी नहीं कि आप हाथ धो, लेकिन आम खाने के बाद आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। अंगूर खाने के बाद कोई जरूरी नहीं आप हाथ कैसे धोते हो, टिश्यू पेपर से काम चला सकते हो। लेकिन आम खाने के बाद आप छिपा नहीं सकते हो कि मैंने आम खाया है, जब तक बाथरूम में नहीं जाओगे हाथ धोने के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं बाथरूम फल। भारतीय फलों का एम्बेसडर किस फ्रूट को संज्ञा दी गई है? किस फ्रूट को प्रोनाउंसिएट किया गया है कि भारतीय फलों का एम्बेसडर किसको कहा गया है? आम को। प्राइड ऑफ गार्डन किस फ्रूट को कहा गया है? आम को। आम में वैसे तो विटामिन ए और सी का स्रोत होता है, लेकिन विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आम में विटामिन ए कितनी होती है? हालांकि जब विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा था अपने, एक एक चीज का डिस्कस किया था। 4800 IU, IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई। जैसे पपीता में 2020 होता है, जैसे इसमें आम में कितना होता है? 4800 IU। आम में विटामिन सी कितना होता है? 13 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 13 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। कन्याकुमारी व मदुरई तमिलनाडु में एक वर्ष में 2 फसल भी ली जाती है। आम एक क्लाइमेट्रिक फल है। तो साथियों अपन क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक का अध्ययन कर चुके हैं। जिन फलों को तुड़ाई के बाद पकाया जा सकता है वो क्लाइमेट्रिक होते हैं, जिनको नहीं पकाया जा सकता वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। आगे पढ़ते हैं। बहुभ्रूणता। पहली बात तो बहुभ्रूणता होती क्या है? एक बीज से एक से अधिक पौधे निकलते हैं तो उसको बहुभ्रूणता बोलते हैं, यानी पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोल सकते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी यानी एक बीज से एक से अधिक पौधे निकलना बहुभ्रूणता होती है। अब आम की कौन सी किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है? जैसे कि ओल्यूर, गोबा, मालगोआ, बेल्लारी, चंद्रकर्ण, वेलाइकोमन, नीलेश्वर ड्वार्फ। साथियों आपको किसी भी गाइड, किसी भी कोचिंग में कलेक्शन में 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये था इतने एग्जाम्पल, इतना अच्छा मैटर डाले हैं कि आपको कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। यानी आप हमारे साथ जुड़ के हमारे नोट्स, हमारे PDFs, हमारे वीडियोस देख के आप श्योर हो जाओगे आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आम की बहुभ्रूणता आम की कौन सी किस्मों में पाई जाती है? ओल्यूर, गोबा, मालगोआ, बेल्लारी, चंद्रकर्ण, वेलाइकोमन, नीलेश्वर ड्वार्फ। आम पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। किसका? पोटेशियम का। आम का TSS 20 होता है। TSS क्या होता है साथियों? टोटल सोल्यूबल सॉलिड, टोटल सोल्यूबल सॉलिड यानी कुल घुलनशील ठोस। टोटल यानी कुल, सोल्यूबल यानी घुलनशील, सॉलिड यानी ठोस। कुल घुलनशील ठोस कितने होते हैं? 20। आम की गुठली या बीज प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। साथियों आम का एक प्रसिद्ध बगीचा है लाखा उद्यान, लाखा बाग। इसको क्या बोलते हैं? लाखा बाग। ये कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है कि आम का लाखा बाग कहाँ पर स्थित है?
दरभंगा बिहार में। ये इसकी स्थापना एम्पेरियर अकबर ने की थी, सम्राट महाराजा अकबर ने की थी। आम के लाखा बाग कहाँ स्थित है? दरभंगा बिहार में। किसने स्थापना की? अकबर में। आम का लाखा बाग कहाँ है? दरभंगा बिहार में। तोतापुरी रेड स्मॉल है, ये एक आम की किस्म है। इसको बोना मूलवृंत के रूप में काम में लेते हैं। ड्वार्पिंग रूट स्टॉक, बोना यानी ड्वार्प, क्या होता है? ड्वार्प यानी बोना, जिसकी हाइट कम हो, और मूलवृंत यानी रूट स्टॉक। आपको जब प्रवर्धन पढ़ा उसमें अपन ने पढ़ा कि मूलवृंत क्या होता है? जो ग्राफ्टिंग और बडिंग के टाइम नीचे वाला पार्ट होता है, जड़ वाला, वो मूलवृंत होता है। उसके ऊपर संकुर शाखा या कलिका का प्रयोग करते हैं। तो एक तरह का तोतापुरी रेड स्मॉल है जो बोना मूलवृंत है। आम का क्या है? ड्वार्पिंग रूट स्टॉक है। जो कुरुकान है, आम का मूलवृंत है कुरुकान, इसको लवणीयता सहनशील मूलवृंत माना गया है। तो आम का सैलिनिटी टॉलरेंट यानी जो लवणीयता सहनशील मूलवृंत कौन सा है? कुरुकान। जबकि तोतापुरी रेड स्मॉल क्या है? एक तरह बोना यानी ड्वार्पिंग रूट स्टॉक है। आम का लखा बाग का है? दरभंगा बिहार में। आम का TSS कितना है? 20 यानी 20। आम पोटेशियम का स्रोत है। आम की कौन सी किस्मों में बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है? ओल्यूर, गोबा, मालगोआ, बेलारी, चंद्रकर्ण, भेलाई, कोलंबन, नीलेश्वर, ड्वार्फ। अब है रूमानी सेव एप्पल शेप्ड। एप्पल यानी सेव, शेप्ड यानी आकार। तो दिमाग में आ गया आपको एप्पल का आकार कैसा होता है? उस आकार का होता है। और ये दशहरी किस्म जो होती है आम की, उसके लिए बोना ड्वार्पिंग मूलवृंत के लिए काम में लेते हैं। आम एक एम्फी डिप्लॉइड पौधा है। आम के जो बीज होता है उसकी वायबिलिटी कितनी होती है? वायबिलिटी मतलब जीवन की क्षमता, यानी कितने दिनों तक वो वायेबल होता है? 4 से 5 सप्ताह तक वो वायेबल होती है आम की गुठली। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यानी लखनऊ यानी यूपी वाले भैया, क्योंकि आम भारत में आम कहाँ अधिक होते हैं? लखनऊ में, इसलिए केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। आम में फूल से बल 0.1%। इसका मतलब आम में जितने फूल आते हैं उनके कितने प्रतिशत के फल बनते हैं? तो मात्र 0.1%। यानी जितने फ्लावर आते हैं उनके फ्रूट्स कितने % बन पाते हैं? 0.1% बन पाते हैं। आम की जलवायु क्लाइमेट, आम की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्णकटिबंधीय ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्योंकि 3 तरह के फ्रूट्स अपन ने पढ़ा था जब फलों की जलवायु के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। क्योंकि फ्रूट्स में जितने भी चैप्टर होते हैं उनको फ्रूट्स की क्लास से पहले पढ़ा था अपन ने, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि आपके पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है और टेम्परेट क्या था। इसकी जलवायु क्या है? ट्रॉपिकल है। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है स्पेसिफिक 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आता है आम के लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या माना गया है? 24 से 28। आम की खेती मृदा के किस पीएच पर की जाती है? 6.5 से 7.5 पीएच पर उचित आम की वृद्धि होती है। तो आम एक तरह का उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल पौधा है। टेम्परेचर कितना चाहिए? तापमान यानी टेम्परेचर कितना चाहिए? 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। और पीएच, मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। एक क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया होता है, एक साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है ना उत्तरी भारत, साउथ इंडिया है ना दक्षिणी भारत। जो नॉर्थ इंडिया है ना उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो आम की किस्में होती है वो एक्चुअली एकांतर फलन शो करती है, यानी एक वर्ष फल देती है, एक वर्ष नहीं देती है। अधिकांश वो किस्में मोनो एम्ब्रायोनिक होनी है। मोनो यानी सिंगल, एम्ब्रियो यानी भ्रूण। और जो दक्षिणी भारत में होती है वो रेगुलर फल देती है और पॉली एम्ब्रियोनी होती है, यानी लगभग उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता। तो उत्तरी भारत वाली में ने बाके दक्षिणी भारत वाली में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। और दक्षिणी भारत में किसमें निरंतर फल देती है और उत्तरी भारत में एकांतर फलन ज्यादा संभावनाएं पाई जाती है। आम में जो केगिंग टेक्निक थी वो किस क्रॉप में अपनाई जाती है? केगिंग। क्वेश्चन आता है केगिंग टेक्निक किसमें? आम में। और किसने खोज की थी? RN सिंह ने की थी। अब है आम की किस्में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आम की किस्मों का हमने इतना अच्छा कलेक्शन किया है कि आज तक इन कलेक्शन में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया।
डीएनए, ये तो मैंने एक ट्रिक लिखी है कि डीएनए आम नहीं, याद रखने के लिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। क्वेश्चन ये है कि दशहरी गुणा नीलम के क्रॉस से आम्रपाली बनी, तो आपको ये तो याद रखना है ये आम्रपाली आम की किस्म है, उसके साथ ये भी याद रखना है आम्रपाली किसके क्रॉस से बनी है, दशहरी गुणा नीलम। ये तो मैंने ट्रिक ने लिखा है दशहरी गुणा नीलम बराबर आम्रपाली, इसलिए मैंने लिखा है डीएनए, डीएनए याद रखने के लिए। दशहरी गुणा नीलम बराबर आम्रपाली, है ना। आम्रपाली किसके क्रॉस से बनी है, दशहरी गुणा नीलम से। जो आम्रपाली किस्म है वो 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर सघन खेती के लिए की जा सकती है। हालांकि जब आम के पौधे लगाते हैं वो 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 10 इंटू 10 मीटर। लेकिन जो आम की आम्रपाली किस्म होती है, कौन सी आम्रपाली, वो 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर सघन खेती, यानी एक होती है HDP, अपन पहले पढ़ चुके हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आम की कौन सी किस्म प्रयोग में ली जाती है, आम्रपाली, यानी सघन खेती के लिए कौन सी किस्म काम में ली जाती है, आम्रपाली। और आम की आम्रपाली को 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाया जा सकता है, कितने पर, 2.5 इंटू 2.5, जबकि नॉर्मली 10 इंटू 10 मीटर पर आम की खेती करते हैं। और जब क्वेश्चन आया कि आम्रपाली के प्रति हेक्टर पौधे कितने होते हैं, तो अपन पौधे लगाने की विधियों का पहले अध्ययन कर चुके हैं कि पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बटा पौधों की आपसी दूरी या लंबाई गुणा चौड़ाई का डिवाइड करते हैं। तो आम में नॉर्मली 10 इंटू 10 मीटर पे लगाते हैं, लेकिन आम की आम्रपाली कितनी लगाते हैं, 2.5 इंटू 2.5, तो 1 हेक्टर का मतलब क्षेत्रफल हुआ 10,000, और 2.5 गुणा 2.5 को डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 1600 पौधे प्रति हेक्टर। यानी आपको 2.5 इंटू 2.5 मीटर याद है, 1600 याद करने की जरूरत नहीं, आपके ये ज्ञात कर सकते हो। आम की जो ये आम्रपाली किस्म है, इसको पी क्रांति मजदूर ने निकाला, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डेवलप किया था। और कहां से निकली हुई किस्म, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकली हुई किस्म है, जो पी क्रांति मजूमदार निकली थी। और इस किस्म का जो TSS होता है वो 24 डिग्री ब्रिक्स होता है, कितना होता है, 24 TSS, यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कुल घुलनशील ठोस। तो साथियों, आम की आम्रपाली किस्म दशहरी गुणा नीलम डीएनए है, ये 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर सघन खेती में की जा सकती है, 1600 पौधे प्रति हेक्टर। इस किस्म को IARI से पी क्रांति मजूमदार निकला, इसका TSS 24 होता है। अगली किस्म का अध्ययन करते हैं NDM। ये किस्म का नाम नहीं, ये तो ट्रिक है, किस्म का नाम है मलिका। नीलम गुणा दशहरी बराबर मिलिका, यानी ये तो नीलम, ये दशहरी के क्रॉस से बनी है मलिका, इसलिए NDM लिखा। इस किस्म को भी IARI से पी क्रांति मजूमदार निकाला, यही साइंटिस्ट है जिसने आम्रपाली का विकास किया था, उसी साइंटिस्ट ने। आम्रपाली की मलिका की विशेषता यह है कि इसमें विटामिन ए अधिक होता है। क्वेश्चन आता है साथियों कि आम की कौन सी किस्म में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, मलिका को। और मलिका किसके क्रॉस से बनी है, नीलम गुणा दशहरी। ये क्रम चेंज मत कर देना, ऐसा नहीं है दशहरी गुणा नीलम को लो। यदि आपने दशहरी गुणा नीलम किया तो आपका रिजल्ट आम्रपाली आएगा, और आपने नीलम गुणा दशहरी किया तो मलिका। देखो दोनों, इसमें ही दशहरी नीलम है, इसमें दशहरी नीलम, लेकिन दशहरी गुणा नीलम किया तो आम्रपाली, लेकिन नीलम गुणा दशहरी किया तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए साथियों, पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है कि डीएनए और NDM, दशहरी गुणा नीलम बराबर आम्रपाली, और NDM मतलब नीलम गुणा दशहरी बराबर मलिका। अब अगली किस्म है सिंधु। इसी प्रकार इसकी अपने एक ट्रिक बनाई है RAS, रत्ना गुणा अल्फांसो, R गुणा A बराबर S, RAS, रत्ना गुणा अल्फांसो बराबर सिंधु। सिंधु किस्म की विशेषता यह है कि इस किस्म में बीज नहीं होते हैं। बीज रहित आम की कौन सी किस्म सीडलेस है, क्या है, सीड यानी बीज, लेस यानी रहित, आम की कौन सी किस्म सीडलेस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है, सिंधु है। ऐसा इसमें इसलिए कहता है क्योंकि इसमें पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, और पार्थेनोकार्पी का मतलब था बिना निषेचन के ही फल बन जाना, वो होता है पार्थेनोकार्पी, अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। और पार्थेनोकार्पी का कौन सा प्रकार आम में पाया जाता है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसलिए क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होता है, सर आपने तो पार्थेनोकार्पी बनाया लेकिन ऑब्जेक्ट में तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी था, ये तो था ही नहीं, तो उस गाइड में ये दे रखा था। तो ये टेक्निकली समझने की जरूरत होती है। पार्थेनोकार्पी मतलब अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल बन जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाना। और कौन सा प्रकार है पार्थेनोकार्पी का, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसीलिए स्टेनोस्पर्मोकार्पी हो सकता है ऑप्शन में, और पार्थेनोकार्पी भी हो सकता है। अगली किस्म है रत्ना, क्या है, रत्ना।
नीलम गुणा अल्फांसो बराबर रत्ना, इसलिए ये ट्रिक है, नार किस्म नहीं है, ये ट्रिक है। एन गुणा ए बराबर आर, यानी नीलम गुणा अल्फांसो बराबर रत्ना। रत्ना के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि ये स्पॉन्जी टिश्यू फ्री है, स्पॉन्जी टिश्यू बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। आगे अपन पढ़ेंगे बीमारियों में स्पॉन्जी टिश्यू क्या होती है। चौसा बहुत ही टेस्टी है, आम का असली टेस्ट का मजा ही इसमें ही है, या तो चौसा में या अल्फांसो में। क्यों? क्योंकि आम की सबसे मीठी यानी स्वीट नहीं, स्वीट नहीं, स्वीटेस्ट किस्म है कि आम की सबसे स्वीटेस्ट किस्म कौन सी है? चौसा। आम की स्वीट नहीं, स्वीटेस्ट यानी सबसे मीठा मजा ही किस्म है चौसा में। अब अपन एक आम की अच्छी किस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको खाने को एक बार खाने के बाद आप दूसरी आम की किस्म को नहीं खाओगे, वो है अल्फांसो। इसका दूसरा नाम हापुनसिया बादामी आम है। नाम खूब सुना होगा, अल्फांसो आम, क्योंकि ये आम की इतनी इंपॉर्टेंट किस्म है कि विदेशों में निर्यात होती है। यानी आम की कौन सी किस्म है जो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है। अधिकतम निर्यात किस किस्म का किया जाता है? अल्फांसो। लेकिन इस किस्म की एक कमी है कि स्पॉन्जी टिश्यू सेंसिटिव है, प्रतिरोधी नहीं है, यानी स्पॉन्जी टिश्यू का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। जबकि जो रत्ना किस्म स्पॉन्जी टिश्यू फ्री थी, उसमें प्रकोप नहीं होता था। लेकिन अल्फांसो बहुत ही मीठी है, मीठी में तो सबसे मीठी तो चौसा है, लेकिन इसका स्वाद रेसेनुमा होता है, फाइबर अधिक होते हैं, काफ़ी अच्छी किस्म है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी इतनी मुलायम है कि एक बार खाने के बाद आप इसी को याद करोगे। कोई महाराष्ट्र जाता है तो वहाँ से अल्फांसो आम जरूर खाना, ताकि आपको पता रहे कि अल्फांसो की क्या वैल्यू है। और इसको हापुनसिया बादामी भी बोलते हैं। ये अधिकतम निर्यात यानी मैक्सिमम एक्सपोर्ट क्या है? मैक्सिमम एक्सपोर्ट निर्यात करने वाली किस्म है, लेकिन स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति सेंसिटिव है, ज़्यादा लगता है इसमें स्पॉन्जी टिश्यू। अब अगली किस्म पढ़ रहे हैं, 3 किस्मों के नाम बता रहा हूँ। मलिका, आम्रपाली, नीलम, ये तीनों ही किस्में निरंतर फल देती है ना, एकांतर फलन नहीं होता है, हर साल फल देती है। इन किस्मों की विशेषता क्या है? हर साल फल देने के लिए कौन सी है? मलिका, आम्रपाली व नीलम। अब एक किस्म है बॉम्बे ग्रीन, क्या है? बॉम्बे ग्रीन। कौन सी किस्म है? बॉम्बे ग्रीन। इसकी विशेषता यह है, इसमें विटामिन सी अधिकतम होता है। आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन सी होता है? बॉम्बे ग्रीन में। इसके अलावा ये अगेती किस्म है, वह पाला रोधी है, पाला का प्रकोप नहीं होता है। तो बॉम्बे ग्रीन किसकी किस्म है? आम की विटामिन सी अधिकतम होता है, अगेती व पाला रोधी किस्म है। आम की जो रोजी का किस्म है वो उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट वेराइटी है। कौन सी आम की किस्म म्यूटेंट है? रोजी का। एक आम की किस्म है साई सुगंधा। कौन सी? साई सुगंधा। ये निरंतर फल देती है तथा इसमें शीर्ष गुच्छा मुच्छा रोग का प्रकोप नहीं होता। आगे पढ़ेंगे अपन शीर्ष गुच्छा मुच्छा रोग क्या होता है जब बीमारियां पढ़ेंगे, कि यानी मैंगो माल फॉर्मेशन को बोलते हैं शीर्ष गुच्छा मुच्छा। इसके बीमारी का प्रकोप इसमें नहीं होता है तथा ये निरंतर फल देती है। उत्तरी भारत की 2 प्रसिद्ध किस्में हैं, लंगड़ा व केसर। ये नॉर्थ इंडिया की काफ़ी अच्छी प्रचलित किस्में हैं। मालगोबा व रुचि जो आम की किस्म है, ये अचार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है साथियों, आम की क्वेश्चन में जो हर एक लाइन लिखाई मैंने, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फल ही इंपॉर्टेंट है खाने की दृष्टि से वे एग्जाम में आने की दृष्टि से। तो साथियों, अचार के लिए, पिकल्स के लिए, अचार यानी पिकल्स बनाने के लिए आम की कौन सी किस्म प्रसिद्ध है? मालगोबा व रुचि। लाल सिंदूरी किस्म है, नाम तो इसका लाल है, लाल सिंदूरी, लेकिन छाछा प्रतिरोधी है। जबकि छाछा बीमारी में क्या होता है? पौधे पर सफेद चूर्ण जम जाता है। छाछा प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? लाल सिंदूरी। आगे है फजली। आम की फजली किस्म की क्या विशेषता है? कि देर से पकती है, लेट मेच्योरिटी यानी देर से पकने वाली किस्म है। लंगड़ा, ये नॉर्थ इंडिया की उत्तरी भारत में पाई जाने वाली किस्म है। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध या एरोमा पाई जाती है। नीलम जो किस्म है आम की, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि लंबे परिवहन हेतु उपयुक्त है और वर्ष में 2 फसल लेती है, 2 बार फसल देती है। लेकिन इसके है कि लंबे परिवहन यानी लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, क्या है कि लॉन्ग ट्रांसपोर्ट यानी लंबे किसी दूसरे क्षेत्र में भेजनी हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए किस्म उपयुक्त है। एडवर्ड जो किस्म है, ये श्याम वर्ण प्रतिरोधी, श्याम वर्ण बोलते हैं एंथ्रेक्नोज बीमारी को। आगे पढ़ेंगे इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब बीमारियां पढ़ेंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसी दिखती है, कौन से रोग कारक से होती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी, उसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है एडवर्ड। साई सुगंधा, ये जो किस्म है वो किसके क्रॉस से बनी है?
तोतापुरी गुणा केसर, उल्टा मत कर देना, केसर गुणा तोतापुरी नहीं है, तोतापुरी गुणा केसर से क्या बनी है, शाही सुगंधा। ऐसी किस्मों के लिए आप ट्रिक बना लिया करो, जैसे टी के एस, यानी टी को के से गुणा किया तो एस प्राप्त हुआ, तोतापुरी केसर को गुणा किया तो शाही सुगंधा प्राप्त हुआ। आम की जो केसर वैरायटी है वो प्रसंस्करण में उपयोगी है ना, प्रोसेसिंग में, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, केसर। आम की जो जेवियर किस्म है उसमें मैक्सिमम टीएसएस पाया जाता है, यानी आम की कौन सी किस्म में अधिकतम टीएसएस यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड पाया जाता है, कौन सी में पाया जाता है, जो जेवियर में कितना है 24.8 ब्रिक्स। आम की जो दशहरी किस्म है, आम की जो दशहरी किस्म है उसकी क्या विशेषता है, वैसे अपन ने आगे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, जैसे आम की आम्रपाली 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगा सकते हैं सघन खेती में, उसी प्रकार आम की दशहरी किस्म 3 गुणा 2.5 यानी 3 गुणा 2.5 मीटर के आधार पर सघन खेती में लगा सकते हैं और 1313 पौधे प्रति हेक्टर लगते हैं। आम की जो अर्का अरुणा किस्म है वो किसके क्रॉस से बनी है, बैंगनपाली इंटू अल्फांसो के क्रॉस से अर्का अरुणा बनी है। इसी प्रकार अर्का अनमोल किस्म किसके क्रॉस से बनी है, अल्फांसो गुणा जनार्दन पसंद। इसी प्रकार नीलाफांसो किससे बनी है, नीलम गुणा अल्फांसो, नाम से याद रहेगा, नीलाफांसो, नीलम गुणा अल्फांसो। नीलेश्वरी किसके क्रॉस से बनी है, नीलम गुणा दशहरी के क्रॉस से नीलेश्वरी बनी है। अर्का पुनीत किसके क्रॉस से बनी है, अल्फांसो गुणा बैंगनपाली। ऐसे ट्रिक बना लो, APBA, अर्का पुनीत बराबर बैंगनपाली गुणा अल्फांसो। ये आपके हिसाब से आपको बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसको टेस्ट के साथ पढ़ोगे। आम जितना टेस्टी एग्जाम में है उतना ही खाने में, उतना ही एग्जाम की दृष्टि से इसको बड़े मनोबल के साथ अध्ययन करो। अर्का नीलकरण यानी अल्फांसो गुणा नीलम के क्रॉस से बनी है। नीलेसान नीलम गुणा वानेसान के क्रॉस से बनी है। शंकर 311 अल्फांसो गुणा नीलम से बनी है। अंबिका आम्रपाली गुणा जनार्दन पसंद से बनी है। अरुणिका शंकर आम्रपाली गुणा वनराज के क्रॉस से बनी है। आम शंकर 1084 आम्रपाली जनार्दन गुणा पसंद के क्रॉस से बनी है। आला फजली अल्फांसो गुणा फजली के क्रॉस से बनी है। बेमौसम फल देने वाली आम की कौन सी किस्म है, निरंजन व मधुलिका। ऑफ सीजन में फल देती है, यानी कब देती है, ऑफ सीजन में, क्योंकि ऑफ सीजन में फल महंगे बिकते हैं तो फायदेमंद किस्में। बेमौसम फल देने वाली कौन सी किस्म है, निरंजन व मधुलिका। आम की मंजीरा किस्म किसके क्रॉस से बनी है, रूमानी गुणा नीलम के क्रॉस से बनी है। लेकिन दशहरी 51, दशहरी 51, दशहरी 51, इसकी विशेषता ये क्लोनल सिलेक्शन से बनी हुई किस्म है और निरंतर फल देती है। वेलई कुंबन है जो एक तरह की एलोपोलीप्लोइड किस्म है। अब है आम की IARI से विकसित कौन सी किस्म है, क्योंकि ये किस्में आप पहले भी पढ़ चुके हो, पूसा, अरुणिमा, मल्लिका, आम्रपाली, ये आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन दोबारा इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कौन सी किस्म कहाँ से विकसित हुई। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपन ऐसी रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी क्वेश्चन को छोड़कर कि वो अपन पढ़ लें और आपके नहीं पढ़ पाए एग्जाम आ जाए, क्योंकि अपना टारगेट है कि 60 क्वेश्चन में से स्कर्सी परीक्षा में पूरे 60 क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए। तो IRI द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा जो आम्रपाली से सिलेक्शन करके बनाई है, मलिका आम्रपाली, पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा, मलिका और आम्रपाली कहाँ से विकसित है, IRI द्वारा। CISH लखनऊ द्वारा, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ से विकसित किस्में कौन सी है, अंबिका और दशहरी। IIHR बेंगलोर से, ये संस्थान अपन पहले पढ़ चुके हैं। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में, उसके द्वारा विकसित किस्में अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का अरुणा, अर्का नीलकरण। अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का अरुणा और अर्का नीलकरण। अब है अन्य किस्में आम की कुछ, हिमसागर, जर्दालू, जिनके बारे में ये क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी आम की वैरायटी है या नहीं है, मैंगो वैरायटी है या नहीं है। तो हिमसागर, जर्दालू, गुलाब खास, कृष्णभोग, बेंगलोरी, तोतापुरी, फर्नांडिस, राम केला। देखो
पीछे केला लगा हुआ तो आप बनाना की केला की वैरायटी मत समझ लेना, किसकी है, आम की वैरायटी है। इसके अलावा पीच, आप ऐसे नहीं, पीच का मतलब आड़ू होता है, आड़ू का फल, इसलिए आप ये नहीं है कि समझ लो इसकी वैरायटी नहीं, ये पीच किसकी वैरायटी है, मैंगो की। और राम केला भी किसकी है, मैंगो की। निर्यात के लिए कौन कौन सी किस्में अच्छी है, अल्फांसो, केसर, गुलकंद, जिनमें से अल्फांसो 1 नंबर पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट की जाती है। गुजरात की प्रमुख किस्म किस किस्म को माना गया है, केसर, आम की केसर किस्म को गुजरात की बेस्ट किस्म माना गया है। महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म कौन सी है, आम की महाराष्ट्र की प्रमुख किस्म अल्फांसो, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। कमी क्या थी इसमें, कमी ये थी कि स्पॉन्जी टिश्यू का प्रकोप ज़्यादा होता है। कर्नाटक की प्रमुख किस्म किस किस्म को माना गया है, नीलम को। आम की कौन सी किस्म को कर्नाटक की प्रमुख किस्म माना गया है, नीलम को। लेकिन यूपी वाले भैया की यानी उत्तर प्रदेश की किस्म कौन सी मानी गई है बेस्ट, दशहरी एवं लंगड़ा, यानी यहाँ इसका अधिक खेती होती है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख किस्म कौन सी है, बैंगनपल्ली, जिसको सफेदा भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की प्रमुख किस्म यानी मेजर वेराइटी ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑफ मैंगो कौन सी है, बैंगनपल्ली। सर्वाधिक पूर्ण पुष्प वाली, जिसके कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प यानी जिसका पुष्प कंप्लीट हो, कंप्लीट फ्लावर किस वेराइटी में अधिक होते हैं, साई सुगंधा में 74.3 74.3% कंप्लीट फ्लावर पाए जाते हैं, यानी मैक्सिमम कंप्लीट फ्लावर। फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट फ्लावर वाली वेराइटी, सबसे अधिक कंप्लीट फ्लावर यानी पूर्ण पुष्प किस किस्म में पाए जाते हैं, साई सुगंधाम, कितने 74.3%। सेकेंड नंबर पर है लंगड़ा, जिसमें 68.9% कंप्लीट फ्लावर पाए जाते हैं। आम की सर्वाधिक लाल रंग की किस्म यानी जिसका मैक्सिमम रेड कलर वाली आम की वैरायटी कौन सी है, सेंसेशन, इसलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ रेड कलर वैरायटी। आम की लाल कलर वैरायटियों की माता माना जाता है, यानी एक नाम दिया गया नाउंस कि मदर ऑफ रेड कलर वैरायटी किस आम की किस वैरायटी को बोलते हैं, सेंसेशन को। अब आम का आ रहा है प्रवर्धन साथियों। प्रवर्धन यानी होता है प्रोपोगेशन, यानी अपन पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। प्रवर्धन का मतलब होता है कि एक पौधे से अधिक पौधे विस्तारित करना, जैसे कि बीज द्वारा करे हो या वनस्पतिक भागों द्वारा, यानी पौधे का गुणन या संख्या में वृद्धि करना ही प्रवर्धन प्रोपोगेशन कहलाता है। हालांकि अपन प्रवर्धन वाले चैप्टर में एक एक करके सारी विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन को इतना ही याद रखना है, क्योंकि अपन डिस्क्रिप्शन में पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी किस्म, कौन पौधे में कौन सी प्रवर्धन की विधियां हैं। इनार्चिंग में बेंट कलम, आम की प्रवर्धन की पहली विधि है इनार्चिंग या बेंट कलम, जिसको एस मुखर्जी वैज्ञानिक का मुख्य योगदान रहा है। इनार्चिंग या बेंट कलम क्योंकि दो प्रकार की है, अटेस्ट और डिटेस्ट। तो इनार्चिंग या बेंट कलम, और दूसरी होती है डिटेस्ट टाइप की, जिसमें अलग अलग प्रकार का अपन ने अध्ययन किया था। दूसरी होती है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग RS अमीन का विशेष योगदान रहा। अगली है स्टोन या इपिकोटल ग्राफ्टिंग, यानी गुठलियों को वहीं बोकर उसके ऊपर गोबर वगैरह 5-7 सेंटीमीटर डाल देते हैं। जब पौधे कुछ हाइट पर आते हैं तो उस पर ग्राफ्टिंग या कलिकाइन कर दी जाती है। अगली है वीनियर ग्राफ्टिंग। तो ये सब अपन ने जब प्रवर्धन पढ़ा था उसमें डिस्क्रिप्शन से पढ़ चुके हैं, एक एक के बारे में। अच्छा, इनार्चिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवुड कैसे करते हैं, सारी फसलों की। अब अपन को ये पढ़ना है कौन से पौधे में कौन सी प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है। तो आम में इनार्चिंग भी है, सॉफ्टवुड भी है, स्टोन या इपिकोटल भी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से आम की कौन सी प्रवर्धन की विधियां अपनाई जाती है, तो चारों हैं। लेकिन आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि किस विधि को माना गया है, वीनियर ग्राफ्टिंग को। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है कि कॉमर्शियली यानी आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की किस विधि को माना गया है, वीनियर ग्राफ्टिंग को। आम में प्रवर्धन कब करना चाहिए, टाइम ऑफ प्रोपोगेशन, प्रवर्धन का समय क्या है, मध्य अगस्त से मध्य सितंबर, यानी प्रोपोगेशन प्रवर्धन कब करना चाहिए, मिड अगस्त से मिड सितंबर के बीच में करना चाहिए। आम का पौधारोपण कब करना चाहिए, बारिश के मौसम में, यानी जुलाई अगस्त में करना चाहिए। और आम का पौधारोपण कितनी दूरी पर करना चाहिए, 10 × 10 मीटर पर, यानी वर्गाकार विधि से करते हैं तो 10 × 10 मीटर पर। एक पौधा यहाँ, दूसरे पौधे में 10 मीटर की दूरी, तीसरे पौधे में 10 मीटर की, इसी प्रकार इधर भी 10 मीटर की दूरी पर दूसरा पौधा, इधर भी 10 मीटर की। तो ये हालांकि अपन पहले भी एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने, बेसिक हॉर्टिकल्चर, तो उसमें अपन ने पौधों की दूरियां भी पढ़ी थी अलग अलग फसल की। फिर फसल के साथ पढ़ रहे हैं कि आम का पौधारोपण जुलाई अगस्त में करते हैं, कितनी दूरी पर करते हैं, 10 × 10 मीटर पर। यह तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है। लेकिन जो गड्ढा खोदते हैं, कितने गड्ढा,
वो खोते हैं 100 × 100 सेंटीमीटर का, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। ये तो है दूरी 10 × 10 मीटर, लेकिन ये जो गड्ढा खोदते हैं यहाँ, ये 1 × 1 मीटर का खोदते हैं, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं। और उस गड्ढे में 30 किलो गोबर की खाद प्रति पौधा यानी प्रति गड्ढा डालते हैं, और सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं 1.5 किलो प्रति गड्ढा। इसके अलावा हर पौधे में गड्ढे में 50 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियन डालते हैं। वो बेन होने के कारण आजकल क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर डालते हैं, जो कोई भी कीटनाशक देते हैं, जैसे अपने क्लोरोपाइरीफॉस लिया दीमक से बचाने के लिए। तो कितना लेना है प्रति पौधा? 50 से 100 ग्राम प्रति गड्ढा में मिट्टी के साथ मिला देते हैं। हालांकि जैविक नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रकार से जैविक नियंत्रण भी कर सकते हैं, जैसे विल्ट का करना हो तो ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं, इसी प्रकार हर का अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से क्लोरोपाइरीफॉस केमिकल का ही प्रयोग किया जाता है। रोपण का समय जुलाई से लेकर सितंबर, हालांकि जुलाई अगस्त में अधिक करते हैं। अब यह है कि आम का पौधारोपण 10 × 10 मीटर करते हैं, लेकिन अपन ने पढ़ा था सघन खेती में HDP में हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम की जो आम्रपाली किस्म होती है उसको 2.5 × 2.5 मीटर के आधार पर लगा सकते हैं। आम की जो कटाई छटाई होती है वो विशेष रूप से आम्रपाली किस्मों की प्रसिद्ध है, उसमें कटाई छटाई आम में करनी चाहिए। अब है इरिगेशन या सिंचाई। हालांकि आम एक बड़ा पौधा है, फसल नहीं है, तो गर्मियों में बहुवर्षीय फसल है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि इतनी सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबे बहुवर्षीय फसल है, तो बारिश के मौसम में भी होता है, ये तो कई सालों तक बना रहता है। तो लेकिन इसमें गर्मियों में 1 सप्ताह से सिंचाई करनी चाहिए, सर्दियों में 2 सप्ताह से, यानी जो गर्मियों में एवरी वीक एक इरिगेशन देनी है, और सर्दियों में विंटर्स में 2 वीक से, यानी इंटरवल 2 वीक में से 1 सिंचाई देनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, आम में फूल आने से फल बनने तक अपन को इरिगेशन को स्टॉप करना है, सिंचाई नहीं देनी है। अब है उपज। आम की उपज कितनी होती है? 80 से 100 किलो प्रति पौधा। हालांकि उपज कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है, एक पोटेंशियल होता है क्रॉप का, किसी वेराइटी की ज़्यादा भी हो सकती है, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। 80 से 100 किलो प्रति पौधा। आम में 0.1 जो फ्लावर होते हैं वो फल में परिवर्तित होते हैं। अब है भंडारण यानी स्टोरेज। आम के भंडारण के लिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना टेम्परेचर चाहिए? तापमान 10 से 12। और जो नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी, वो 85 से 90 डिग्री। यानी आप आम को 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान व 85 से 80% आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर 2 से 3 सप्ताह तक भंडारण कर सकते हो। अब है आम के कीट। पहले कीट फिर बीमारियां पढ़ते हैं। कीट यानी कौन कौन से कीट है। तो साथियों, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, कैसे नहीं पूछा जाएगा आम के मिलीबग कीट का वर्णन करो। आपको याद आना चाहिए कौन से कीट आम में लगते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, और वो उनकी विशेष क्वेश्चन उनमें क्या बनता है। जैसे आम का कीट है मिलीबग। क्या है? मिलीबग। इसको आम का गुजिया कीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजिया कीट में। इस आम के मिलीबग का साइंटिफिक नेम है ड्रोसिफा मेंजीफेरी। क्या नाम है? ड्रोसिफा मेंजीफेरी। ये एक सफेद रंग का कीट होता है, जैसे कपास में भी मिलीबग पाया जाता है, कॉटन मिलीबग आपने देख रखा है। ये इस प्रकार का, ये डायग्राम बड़ा है इसलिए आपको एक कीट बड़ा दिख रहा है, असलियत में ये छोटा कीट होता है। तो आम के पौधों पर इस प्रकार का सफेद रंग के कीट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिलीबग। क्या है? मिलीबग। और मिलीबग का दूसरा नाम है आम का गुजिया कीट, और इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है ड्रोसिफा मेंजीफेरा। इसके जैविक उपाय के लिए बावेरिया बेसियाना यूज ले सकते हैं, लेकिन इसका जो विशेष उपयोग है कंट्रोल का, वो है कि ये नीचे से ऊपर चढ़ता है तने के सारे। तो जो तना होता है वहाँ ज़मीन से लेकर यहाँ पॉलीथीन की सीट लगा दो और उस पर ग्रीस लगा दो, ताकि ये ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो इसलिए कहते हैं इसके उपाय के लिए जड़ से लेकर तने तक पॉलीथीन लपेट देते हैं। किस कीट को नियंत्रण के लिए? आम के मिलीबग को नियंत्रण करने के लिए। अब अगला आम का कीट है तना भेदक, सूट बोरर, यानी तना में भेद कर देता है, स्टेम को बोर कर देता है, सूट को बोर यानी छेद कर देता है। इसका वैज्ञानिक नाम है बैक्ट्रोसेरा रेफामेक्युलाटा। किसका नाम है? तना भेदक या सूट बोरर का। साथियों, आपका एक इंपॉर्टेंट कीट है आम का फुदका। क्या है? आम का फुदका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो होपर, और मैंगो होपर के अन्य नाम है आम का भुनगा या लस्सी कीट।
ये आम का मोस्ट डेंजरस कीट किस कीट को माना गया है? आम का मोस्ट डेंजरस कीट किसको माना गया है? आम के फुदका को। और इसका वैज्ञानिक नाम है आइडियोस्कोपस क्लाइपियलिस। क्या नाम है? आइडियोस्कोपस क्लाइपियलिस। ये सबसे डेंजरस कीट है। इसके नियंत्रण के लिए कोई न कोई आपको सिस्टेमेटिक कीटनाशक छिड़कना है, जैसे इमिडाक्लोरोपिड या थायोमेथोक्सोम। और ये इस प्रकार का दिखता है फुदका। तो आम का फुदका, जिसको मैंगो हॉपर बोलते हैं, आम का एक डेंजरस कीट है। इसका नाम आइडियोस्कोपस क्लाइपियलिस होता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड, थायोमेथोक्सोम या किसी प्रकार का सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड छिड़कना चाहिए, जैसे ये इस टाइप का दिखता है। अब है आम की फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, यानी फल पर जो आक्रमण करती है वो फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, क्योंकि फ्रूट यानी फल, फ्लाई यानी मक्खी। इसको आम की डासी मक्खी भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बैक्ट्रोसेरा डार्सेलिस है। बैक्ट्रोसेरा डार्सेलिस इसका नाम है, मैंगो फ्रूट फ्लाई का नाम है, यानी मैंगो के फ्रूट पर जो फ्लाई अटैक करती है, मैंगो फ्रूट फ्लाई। ये जैसे ये फ्रूट पर अटैक कर रही है, बड़ा जूम करके डायग्राम दिखाया है, मैंगो फ्रूट फ्लाई। इसके लिए क्या करते हैं? VHT ट्रीटमेंट करते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट, यानी इनको उष्मा दी जाती है, हीट से इसको नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मेलाथियान का भी छिड़काव किया जा सकता है। तो VHT ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं? मैंगो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। अगला है मैंगो स्टोन वेविल, यानी स्टोन यानी गुठली, उसके अंदर जो वेविल लगता है वो होता है मैंगो का स्टोन वेविल। साथियों, जैसे ये आम का आम है, इसमें ये गुठली है और इसमें ये इस प्रकार का वेविल का प्रकोप है। तो मैंगो स्टोन वेविल, जिसको गुठली का गुण भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है स्टेरनोचोटिस मैंजीफेरा। ये क्वारंटाइन महत्व का कीट है। क्वारंटाइन का मतलब किसी चीज को निर्यात करते हैं बाहर या आयात करते हैं, तो क्वारंटाइन सेंटर होते हैं, वहाँ चेक की जाती है। तो आम के कौन से कीट को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वारंटाइन इंपोर्टेंस का इंसेक्ट माना गया है? आम के कौन से कीट को क्वारंटाइन इंपोर्टेंस का कीट माना गया है? क्वारंटाइन महत्व का कीट किस कीट को माना गया है? मैंगो स्टोन वेविल को। इसके लिए कुछ किस्में संवेदनशील है, यानी जिनमें इनका प्रकोप ज्यादा होता है, सेंसिटिव है, जैसे नीलम और दशहरी। नीलम और दशहरी में इसका प्रकोप बहुत जल्दी होता है। इसका उपाय फलों को रेडिएशन यानी विकिरणों से उपचारित करना चाहिए, ताकि इसमें अंदर स्टोन वेविल को नष्ट किया जा सकता है। अब एक कीट है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, यानी छाल भक्षक। बार्क यानी छाल, ईटिंग यानी खाने वाला, यानी क्या कह सकते हैं? छाल भक्षक कीट, छाल का भक्षण करने वाला। इसका नाम है इंडरबेला क्वाड्रिनोटा। इसके अलावा पत्ती लपेटक कीट, पत्ती यानी लीफ, लपेटक यानी वेबर, यानी मैंगो लीफ वोबर। इसका नाम है अर्थ होगा क्वाड्रुलेलिस। अब है बीमारियां, यानी आम की कौन कौन सी बीमारियां हैं। साथियों, आम की पहली बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू। नाम तो आपके काफी सुना हुआ, क्योंकि अपन सस्य विज्ञान का अध्ययन किया तो लगभग हर फसल में ये बीमारी पाई गई थी। छाच्या, इसका दूसरा नाम चूर्णी फफूंद भी है, यानी छाच्या या चूर्णी फफूंद हिंदी के नाम है, इंग्लिश का नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। इस बीमारी की विशेषता यह है, इस बीमारी में किसी भी फसल में सफेद चूर्ण जम जाता है। दूर से पहचान सकते हो, किसी फसल पर सफेद चूर्ण जमता है किसी कवक का, तो वो कौन सी है? पाउडरी मिल्ड्यू। और इसकी विशेषता क्या है? सफेद चूर्ण यानी व्हाइट पाउडर पौधे पर जम जाता है। जैसे जीरा का पाउडरी मिल्ड्यू है, चाचा है, तो उसमें सफेद पाउडर जम जाता है। ये एक कवक जनित रोग है। क्या है? बीमारियों में ये याद रखना होता है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी फंगल डिजीज है। तो ये कवक जनित यानी फंगल डिजीज है। कवक यानी फंजाई यानी फंगल डिजीज एक तरह की। तो कौन से कवक से होती है? ओडियम मेंजीफेरी नाम के कवक से होती है। इस बीमारी के कुछ सब नेम, अन्य नाम भी दिए गए हैं, बुकनी रोग व दहिया रोग। आम की एक प्रमुख बीमारी, जैसे आम का प्रमुख कीट था मैंगो हॉपर, उसी प्रकार आम की प्रमुख बीमारी किसको माना गया है? छाच्या को। और छाच्या किसी फसल में एक ही तरह का उपाय है। आप केराथिन छिड़क सकते हो, घुलनशील सल्फर छिड़कते हो, डायनाकेप छिड़क सकते हो, या माइकोब्यूटालिन का छिड़काव कर सकते हो। तो ये अपन एक अलग से पढ़ चुके हैं। फसल के साथ बीमारियों का नियंत्रण का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन अलग से पढ़ा है कौन सी बीमारी का कैसे नियंत्रण करते हैं, चाहे वो कोई सी भी फसल में हो। प्रतिरोधी किस्में यानी लाल सिंदूरी किस्में इसका प्रकोप नहीं होता है। जैसे ये पौधा है, इस पर सफेद पाउडर जम जाता है। अगली बीमारी है एंथ्रेक्नोज।
यानी श्याम वर्ण, नाम से लग रहा है काला वर्ण, यानी श्याम का मतलब काला वर्ण यानी रंग, काला रंग आना। तो साथियों एंथ्रेक्नोज बीमारी एक कवक जनित रोग है। क्या है? एक कवक जनित रोग है। कैसा है? कवक यानी फंगल डिजीज है, फंजाई से होती है। कौन से फंजाई से होती है? कोलेट्रोट्राइकम ग्लाइस्पोरिडिस नाम के फंजाई से होती है। नाम से लग रहा है श्याम वर्ण यानी काले काले धब्बे होते हैं और वो टहनियां वगैरह सूख जाती है। कैसे होते हैं? काले काले धब्बे। ये डायग्राम है, ये देखो काले रंग के पत्ती पर धब्बे हो रहे हैं। श्याम यानी काला, वर्ण यानी रंग, यानी एंथ्रेक्नोज एक क्या है? कवक जनित रोग है। कौन से कवक से होता है? कोलेट्रोट्राइकम ग्लाइस्पोरिडिस। इस बीमारी में क्या होता है? काले रंग के फफोले नुमा धब्बे टहनियों में पत्तियों पर। सर्वाधिक प्रतिरोधी किस्म जिसमें बिल्कुल रेजिस्टेंट है, बीमारी नहीं होती है, एडवर्ड। लेकिन सर्वाधिक सहनशील यानी जिसमें रेजिस्टेंट नहीं कह सकते हैं, टॉलरेंट कह सकते हैं, वो कौन सी है? नीलम। अगली है शीर्ष गुच्छा रोग यानी मैंगो माल फॉर्मेशन। शीर्ष यानी टॉप भाग, गुच्छा यानी गुच्छा बदल जाता है छोटी छोटी पत्तियों का एक साथ, तो मैंगो माल फॉर्मेशन बोलते हैं। मैंगो यानी आम में होता है, माल फॉर्मेशन यानी गुच्छा बनना। ये रहा माल फॉर्मेशन किस में होता है? मैंगो में, इसलिए बोलते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। इसके रोग कारक के अलग अलग मत है, जिससे कुछ ने यह माना कि फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म कवक से होता है। फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी कवक से। ऑक्सीजन की कमी से भी इस रोग को बढ़ावा मिलता है। टेम्परेचर की कमी से भी इस रोग को बढ़ावा मिलता है। यानी मुख्यतः क्या है? फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म कवक इसका रोग कारक माना गया है। इसमें क्या होता है? पौधा ऊपर से शीर्ष गुच्छा हो जाता है। ये पौधा है, इसका ऊपर का शीर्ष भाग देखो पुष्पक्रम का गुच्छा बन गया। तो ये दो प्रकार का होता है, वनस्पतिक शीर्ष गुच्छा और पुष्पीय शीर्ष गुच्छा। यानी पत्तियां जब शीर्ष गुच्छा हो जाता है पत्तियों का तो वनस्पतिक है, और पुष्पक्रम में जो गुच्छा हो जाता है पुष्पीय शीर्ष गुच्छा विकार यानी मैंगो माल फॉर्मेशन, जिसमें शीर्ष गुच्छा मुच्छा हो जाता है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी कवक या ऑक्सीजन की कमी से या तापमान की कमी से होता है। इसके जो मैंगो माल फॉर्मेशन उसकी कुछ किस्में हैं जो संवेदनशील है, जिसमें बहुत ज्यादा अटैक होता है, जिसे बॉम्बे ग्रीन और चौसा। ये ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल है। क्या है? ससेप्टिबल किस्में है, रेजिस्टेंट नहीं है। क्या है? ससेप्टिबल। रेजिस्टेंट का मतलब तो होता है प्रतिरोधी, जिसमें ये रोग नहीं लगता है। तो इसकी प्रतिरोधी किस्में कौन सी है? बहादुर, अली और इलायची और मंजीरा। तो आम के मैंगो माल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? मैंगो माल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंट वेराइटी अक्सर क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर, अली, इलायची और मंजीरा। इस बीमारी को नियंत्रण कैसे करते हैं? साथियों इसमें क्या होता है? शीर्ष पर गुच्छा बन जाता है, उस गुच्छे का विरलीकरण करना आवश्यक है। यानी ऐसे रसायन छिड़कते हैं जिससे कुछ पुष्प गुच्छे गिर जाए, बाकी के पुष्प गुच्छों को बराबर जगह मिल जाए, जिससे फल का निर्माण हो सके। इसके लिए Na 200 ppm का छिड़काव करते हैं। अपन ने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं जब पादप हार्मोन पढ़ा। Na का मतलब नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एक हार्मोन है, एक तरह का ऑक्सीजन हार्मोन है। इसकी कम मात्रा लेते हैं तो फूलों फलों को झड़ने से रोकता है, और अधिक मात्रा लेते हैं तो झाड़ने का काम करना है। तो अधिक मात्रा ली 200 ppm, मतलब पार्ट पर मिलियन, तो ये फूलों को झड़ने का काम करता है, क्योंकि मैंगो माल फॉर्मेशन में शीर्ष गुच्छा हो जाता है, उनके कुछ फलों को विरलीकरण आवश्यकता होती है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट 40 ppm का छिड़काव लाभदायक है, और जिंक सल्फेट 100 ppm का छिड़काव लाभदायक है। अब ब्लैक टिप आम की एक बीमारी है। ब्लैक यानी काला, टिप यानी सिरा, यानी आम का सिरा, आम का पौधे का नहीं, आम के फल का सिरा काला पड़ जाता है। ये दिखाते हैं आपको, ये है आम का डायग्राम। आम का ये है टिप और ये है काला रंग का, यानी जो आम का जो टिप है वो क्या हो जाता है? ब्लैक रंग का हो जाता है, इसलिए कहते हैं ब्लैक टिप। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया। ब्लैक टिप ये एक्चुअली ईंट के भट्टों से होता है, क्योंकि ईंट के भट्टों से जो गैस निकलती है SO2, CO, CH4, C2H और SO2 गैस विशेष रूप से, जिसके कारण आम का ब्लैक टिप हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आम के भट्टों से कम 1 किलोमीटर तक आम का बगीचा नहीं होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि आम के बगीचे से 1 किलोमीटर तक ईंट का भट्टा नहीं होना चाहिए। और जो सर्वाधिक प्रभावित किस्म है, जो जिसमें ज़्यादा प्रकोप होता है, वो है दशहरी। और इसके लिए हमेशा बोरोन की कमी में भी ये रोग ज़्यादा होता है, इसलिए बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करना चाहिए। अब एक छोटी पत्ती, लिटिल लिप, आम की छोटी पत्ती रोग एक पोस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो पोषक तत्व की कमी से होता है, वो जिंक की कमी से होता है।
क्वेश्चन आता है साथियों लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, क्योंकि अलग अलग क्रॉप में लिटिल लीफ अलग अलग पोषक तत्व की कमी से होते हैं। मैंगो लिटिल लीफ किससे होता है? जिंक की कमी से, यानी पत्तियां छोटी रह जाती है। लिटिल यानी छोटी, लीफ यानी पत्तियां। आंतरिक उत्तक से, आंतरिक यानी इंटरनल, उत्तक यानी टिश्यू से यानी डेड, यानी बोरोन की कमी से अंदर से, फल के अंदर से उत्तक डैमेज हो जाते हैं, उत्तक सड़ जाते हैं, डेथ हो जाती है, इसलिए बोलते हैं इंटरनल टिश्यू डेथ। आंतरिक उत्तक से रोग आम में होता है, किस फसल में? आम में किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। लीफ स्कॉर्चिंग, लीफ यानी पत्तियां, स्कॉर्चिंग या जलना, यानी पत्तियों के किनारों पर लीफ स्कॉर्चिंग पाई जाती है। ये किससे होती है? ये एक तो होती है पोटेशियम की कमी से, लेकिन स्टूडेंट यहाँ गलत कर देते हैं कि क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से भी होती है। तो पोटेशियम की तो कमी से, लेकिन क्लोराइड की अधिकता से यानी विषाक्तता से यानी टॉक्सिसिटी से होता है। इसके लिए K2SO4 का छिड़काव करना चाहिए। कितने %? 5%। अब है स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू बीमारियों की खोज चीमा एवं धानी नाम के वैज्ञानिकों ने 1934 में की थी। यानी इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि भाई ये बीमारी पहली बार, खोज नहीं की, पहली बार देखा था। ये पौधे में अधिक हीट के कारण होता है, अधिक उष्मा के कारण अंदर से टिश्यू स्पॉन्जी हो जाते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू हो जाता है। ये जैसा अपन ने पढ़ा था, आम की जो अल्फांसो किस्म होती है उसमें इसका अत्यधिक प्रकोप पाया जाता है। यानी मैक्सिमम प्रकोप किस किस्म पाया जाता है? स्पॉन्जी टिश्यू में। सॉरी, अल्फांसो किस्म में सर्वाधिक स्पॉन्जी टिश्यू की संभावनाएं होती है, क्योंकि ये किस्म मैक्सिमम एक्सपोर्ट वाली है। लेकिन इस किस्म की कमी भी यही है कि इसमें स्पॉन्जी टिश्यू का प्रकोप होता है, मैक्सिमम स्पॉन्जी टिश्यू होता है। इस किस्म की कमी ही यही है साथियों, अदरवाइज तो ये किस्म 4 चांद लगा देती है आम की खूबसूरती पर। इतना टेस्ट अच्छा है इसका। अब इसकी प्रतिरोधी किस्म यानी रेजिस्टेंट वेराइटी है, जिसमें इस बीमारी का प्रकोप कम होता है, जैसे रत्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रत्ना स्पॉन्जी टिश्यू फ्री है, यानी स्पॉन्जी टिश्यू का प्रकोप नहीं होता है। रत्ना, नीलम, दशहरी, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। रत्ना, नीलम, दशहरी, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल प्रतिरोधी किस्में हैं। आप स्पॉन्जी टिश्यू के कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे मल्चिंग कर देनी चाहिए पौधों में। मल्चिंग करने से भी हीट को नियंत्रण किया जा सकता है कुछ हद तक, इसलिए स्पॉन्जी टिश्यू कम होती है। या 75% परिपक्वता पर तुड़ाई करनी चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड 0.8% का छिड़काव लाभदायक। क्वेश्चन आता है कि आम की कौन सी बीमारी में कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव लाभदायक है? स्पॉन्जी टिश्यू में। और स्पॉन्जी टिश्यू के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आम की स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति मतलब सर्वाधिक प्रकोप किस किस्म में पाया जाता है? अल्फांसो में। और प्रतिरोधी किस्मों में सर्वाधिक अच्छी जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो है रत्ना का। अब सेप बर्निंग, हालांकि देखो सेप बर्निंग कोई खड़ी फसल की बीमारी नहीं है, कटाई उपरांत होने वाली यानी पोस्ट हार्वेस्ट यानी तुड़ाई के उपरांत जो सेप बर्निंग का प्रकोप इसमें अक्सर देखा गया है। अब एक इंपॉर्टेंट वैरायटी एकांतर फलन। अफलन नहीं, अफलन का मतलब था बिल्कुल फल नहीं लगना। अफलन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फल नहीं लगना। लेकिन एकांतर फलन का मतलब होता है 1 साल फल देना, 1 साल फल नहीं देना, है ना। अल्टरनेट बियरिंग, क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट बियरिंग, 1 साल फल देना, 1 साल नहीं देना। यानी एक बार तो आपको स्वाद आएगा, लेकिन आपको अगले साल फल खाने को नहीं मिलेंगे। यानी 1 साल फल देना नहीं देना, अल्टरनेट बियरिंग एकांतर फलन। जिस साल फल देता है उसको ऑन ईयर बोलते हैं, लेकिन जिस साल फल नहीं देता है उसको ऑफ ईयर बोलते हैं। यानी ऑन और ऑफ, फल देना ऑन है, चालू है, फल देना ऑफ है। तो साथियों 1 साल फल देना, 1 साल नहीं फल देना, एकांतर फलन की समस्या किस फसल में देखी गई है? आम में। और एकांतर मतलब 1 वर्ष फल देना, 1 वर्ष नहीं देना। जिस साल फल देते हैं उस साल ऑन ईयर, जिस साल नहीं देते हैं उसको ऑफ ईयर। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? आंतरिक कारण या बाह्य कारण? आंतरिक कारण जैसे फलन का स्वभाव, कुछ पौधों में फलन का स्वभाव ऐसा होता है, जैसे नई वृद्धि की आदत। आम में नई वृद्धि को हमेशा क्या बोलते हैं? प्लस। आम में नई वृद्धि 2 बार होती है, मार्च अप्रैल और जून जुलाई, क्योंकि जब नई वृद्धि होगी जब भी पुष्प आएंगे और फल बनेंगे। तो एक वृद्धि का स्वभाव होता है, हर पौधे की किस्म की अलग अलग वृद्धि का स्वभाव होता है, उसके कारण भी हो सकता है। बाह्य कारण जैसे तेज हवा, यानी तेज हवा आई, तेज आंधी आई, तेज बारिश से फूल झड़ जाते हैं, फल कम लगते हैं, तो वो भी या नहीं लगते हैं, वो भी एक फलन का कारण हो सकता है। एकांतर फलन के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी किस्में लगानी चाहिए जो निरंतर फल देती है, एकांतर फलन नहीं करके रेगुलर बियरिंग करती है। अल्टरनेट बियरिंग करने वाली किस्में मत लगाओ। जैसे मलिका, आम्रपाली, नीलम हमेशा फल देती है, क्या करती है? हमेशा फल देती है, तो ऐसी किस्मों को लगाओ। जबकि एकांतर फलन जैसे आप लंगड़ी और दशहरा लगाओगे तो एकांतर फलन होगा ही होगा, क्योंकि इनकी विशेषता ही 1 साल फल देना, 1 साल नहीं है। और आप मलिका, आम्रपाली, नीलम लगाओगे तो वो हमेशा फल आपको देगी। हालांकि इसका एक रासायनिक उपाय भी है, पेक्लाब्यूट्राजोल यानी कल्टार।
सितंबर अक्टूबर के महीने में प्रति पौधा आप 5 से 10 ग्राम पेक्लाब्यूट्राजोल का छिड़काव कर दोगे तो एकांतर फलन की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं शॉर्ट में, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है कुछ, जैसे क्लस्टरिंग यानी झुमका बनना निम्न यानी लो टेम्परेचर से या पोलिनेशन व निषेचन की कमी से। यानी कभी कई बार क्या होता है, टेम्परेचर लो, पहली चीज तो क्या है लो टेम्परेचर यानी निम्न तापमान, एक पोलिनेशन व निषेचन की कमी से, लेक ऑफ पोलिनेशन किसकी कमी से, परागण और फर्टिलाइजेशन की कमी से, पौधे में फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन यानी निषेचन में परागण की कमी व कम तापमान के कारण गुच्छे बन जाते हैं, झुमका बन जाता है, जिसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। किसमें, आम में। आम की एक फोमा ब्लाइट बीमारी है जो एक कवक जनित रोग है और फोमा ग्लोमेरेटा नाम के कवक से होती है। एक सूटी मोल्ड का प्रकोप भी देखा गया आम में, वो भी एक कवक जनित रोग है, होता है। धन्यवाद साथियों।